आप सभी को सुप्रभात। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ेंगे जो लिखा है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो इनका लिखा हुआ जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें शुरुआत में दिया है 2 शब्द जो लिखा हुआ है, और ऐसे तो लिखा हुआ है भाषा के बारे में, परिभाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत, भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, भारोपीय परिवार, भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ, भाषा कहते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास, हिंदी की बोलियां, लिपि, देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य, राजभाषा, संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय, मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, निपात, समास, शब्द भंडार, और भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। और पद्य में दिया है अपभ्रंश, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु काव्य, नाथ साहित्य, रासव साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य, पूरा भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। और फिर गद्य के बारे में दिया है कि गद्य का विकास कैसे हुआ, नाटक का विकास कैसे हुआ, एकांकी का कैसे हुआ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद उत्तर नाटक, समकालीन नाटक। उपन्यास के बारे में भी, और कहानी के बारे में दलित कहानी, निबंध, आलोचना का विकास, आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, साक्षात्कार, डायरी, हिंदी साहित्य में हिंदी पत्रकारिता, समकालीन पत्रकारिता, और उस तरह से विश्व हिंदी सम्मेलन, पुरस्कार एवं सम्मान, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जितना भी हमारे उसमें दिया है नेट JRF का सिलेबस हिंदी वाला जो भी दिया है पूरा इसमें सम्मिलित है। और हमको रचनाएं, और वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही चुका होगा, मैं यही समझती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बस मैं सुनने के लिए ही बनाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ इस जॉब में। और क्योंकि उसको पढ़ने से एक तरह से हो जाता है कि हाँ, जैसे कि बार बार अभ्यास कैसे एक है ना, करत करत अभ्यासशील जड़मति होत सुजान। तो मतलब जितना अभ्यास होगा उतना ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। याद तो रहता है, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर वो कन्फ्यूजन जैसे हो जाता है कि हाँ, इसको तो मैंने पढ़ा है लेकिन ये प्रकाशन वर्ष नहीं है, और ये रचना उसकी है, या ये लिखावट उसकी है, कि आलोचना जो है रामचंद्र शुक्ल की है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, या नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन से अच्छा है कि हम उसको बार बार रिपीट करते रहें, चाहे जो भी हो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बार बार सुनने का बस मौका मिले, और कुछ भी नहीं, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और जो आपको धारण करना, मतलब मंजिल जो पाना है, उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये मेरे तरफ से सबके लिए दुआ है कि जो भी चाहता है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा और वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 2 शब्द जो दिया हुआ है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे ने जो लिखा है। तो साहित्य एवं भाषा का, अब शुरू होता है, साहित्य एवं भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। शब्द एवं अर्थ के सहभाव को साहित्य कहते हैं। साहित्य सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है। आचार्य भर्तृहरि का कथन है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। वाग्रूपता चनिष्क्रामेण दवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशित सा ही प्रत्यवमर्शिनी। साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है। साहित्य जो है ज्ञान का संचित कोश होता है, रखा हुआ, संग्रह किया हुआ, और भाषा ज्ञान संचयन का माध्यम। साहित्य एवं भाषा के 1000 वर्षों के इतिहास के तथ्यात्मक अध्ययन की यात्रा काफ़ी दिलचस्प है। इतिहास लेखन कठिन एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठता एवं प्रामाणिकता इसकी अनिवार्य शर्त है। इतिहास के बिना तथ्यों को निर्गत किए विचारों एवं सिद्धांतों की लकीर खींचना सर्वथा कठिन है। वस्तुतः साहित्य एवं भाषा का इतिहास भी इन्हीं कठिनाइयों से विकसित हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी तथ्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने अपनी प्रथम पुस्तक हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास की भूमिका में संक्षेप में चर्चा की है।
जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी ने लिखा है, तो इसी बारे में कि हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास की भूमिका में संक्षेप में चर्चा की है, जिसका उल्लेख करना यहाँ समीचीन प्रतीत हो रहा है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले में दिए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्लेग की चुड़ैल 1902 में जो ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ होगा, कहानी को मास्टर भगवान दास का लिखा बताया गया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र उसको संपादित इतिहास में इसका लेखक लाला भगवान दिन को माना गया है। शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान में खड़ी बोली की कविता दशरथ विलाप को अंबिका दत्त व्यास का लिखा बताया है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानते हैं। इसी क्रम में शिवमंगल सिंह सुमन कृत मिट्टी की बारात को डॉक्टर नगेंद्र ने त्रिलोचन की रचना होने की बात लिखी है। तथ्यगत विसंगतियों के साथ साथ रचना के प्रकाशन वर्ष, लेखकों की जन्म मृत्यु संबंधित तिथियों में भी अनियमितता है। दूसरे पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक में अलग अलग ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे रामानंद के 12 शिष्यों के नाम में अंतर, नामदेव की जन्म तिथि में अंतर, नूर मोहम्मद की रचना तिथि क्रम में अंतर इत्यादि। तीसरे नंबर पर डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कई तथ्यों को दूसरे ढंग से ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में एक दोहा उद्धृत किया है जो निम्न है: सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसो रैन कर भोर कभी न होए। इस दोहे को बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो को बताया है। देश की मानक परीक्षा यूजीसी दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न में उक्त दोहे के रचनाकार का नाम पूछा था। यूजीसी द्वारा जारी किए गए उत्तर कुंजिका आंसर की के अनुसार भी इसका लेखक अमीर खुसरो ही सिद्ध होता, किंतु यह तथ्य पूर्णतः संदिग्ध है। डॉक्टर इकबाल अहमद और हरदेव बाहरी ने उक्त दोहे को शेख सरफुद्दीन बूह अली कलंदर का बताया है, जो अमीर खुसरो का समकालीन था। डॉक्टर इकबाल ने पर्याप्त तथ्य देकर इस बात की पुष्टि भी की है। चौथे नंबर पे डॉक्टर गोपाल राय के हिंदी उपन्यास का साहित्य और हिंदी कहानी का इतिहास में दिए गए रचना प्रकाशन तिथियों को अन्य इतिहास ग्रंथों से मिलाने पर तमाम अंतर विरोध दिखाई पड़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सप्तक तथा प्रचलित इतिहास ग्रंथों में कवियों की जन्मतिथि, नाम आदि में भी अंतर मिलता है। दूसरा सप्तक में जो संकुत माथुर हैं उसे अन्य इतिहासकारों ने शकुंतला माथुर बना दिया। नाम परिवर्तन का प्रवर्तन किस इतिहासकार ने किया, यह कहना कठिन है। विभिन्न इतिहास ग्रंथों में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष, संपादकों के नाम आदि में भी बहुत अंतर पाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने राजा लक्ष्मण सिंह के पत्र प्रजा हितैषी की प्रकाशन वर्ष संवत 1919 संवत 1861 ईस्वी माना है। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी प्रभृति विद्वानों ने इसका प्रकाशन माना है 1855 ईस्वी। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के हिंदी का गद्य साहित्य में ढेरों अंतर विरोध है। डॉक्टर तिवारी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका समालोचक का प्रकाशन वर्ष 1924 लिखा है, जो वास्तविकता से 22 वर्ष आगे है। प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य एवं भाषा के इतिहास व स्वरूप की तथ्यात्मक असंगतता को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। भाषा, साहित्य एवं व्याकरण के ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक शैली के साथ वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से निरूपित किया गया है। भाषा के अर्थ, उत्पत्ति एवं आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी के विकास व स्वरूप को यथासंभव प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। साथ ही भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र को भी पुस्तक में समाविष्ट किया गया है। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, व्याकरणिक स्वरूप, नागरी लिपि एवं बोलियों को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप में व्यक्त किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक विज्ञ पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही यह भी आशा है कि हमारी त्रुटियों व कमियों को विज्ञ पाठक हमारी अल्पज्ञता समझकर क्षमा करेंगे और अपने अमूल्य सुझाव देने की कृपा करेंगे। इस पुस्तक के लेखन में उन सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी पुस्तकों से हमें सहायता प्राप्त हुई है। अपने मित्र श्री आनंद कुमार पांडे एवं श्री हेमंत कुमार शुक्ला को उनके महनीय सहयोग के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने बड़े भैया डॉक्टर रामकिशोर पांडे, भाभी डॉक्टर नीलम पांडे, दीपक कुमार पांडे, विशाल पांडे, गौतम पांडे, भाभी मनसा पांडे एवं दीदी श्रीमती लक्ष्मी तिवारी द्वारा प्रदत्त आशीर्वचन, आत्मिक संबल एवं प्रेरणा के लिए उनके प्रति श्रद्धावनत है। साथ ही प्रांजलि तिवारी, रोली, आयुषी तिवारी, बिट्टू, ये सब अपने जितने भी हैं
अति जो है प्रति जो है हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने बाल सुलभ चेष्टाओं से हमें सदैव अभिसिंचित किया। अब हम शुरुआत करते हैं विषय सूची में। देखिए जो हम बता रहे थे वही सब दिया है। ये देखिए ऋतिकाल में जितना दिया, फिर भक्ति काल में जितना दिया हुआ है, ये सब आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पढ़ चुके होंगे एक दो बार, लेकिन अब मैं बस इससे आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अब शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास, जिसका अर्थ है भास व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। भारतीय विद्वान व्यक्ता वाची वर्णा ये सत इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी शरीरावयों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे अब ये ध्यान से हम पढ़ेंगे। भाषा पाश्चात्य विद्वान के अनुसार कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मुलर जी के अनुसार, हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना ही भाषा है। हेनरी स्वीट क्रोचे के अनुसार भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह्य, स्रोत ग्राह्य, स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से स्रोत ग्राह्य ही प्रतीक सर्वश्रेष्ठ है। वांद्रेये पांचवें में मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओतो यस्पर्शन विचारों के व्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यह गार्डिनर के अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक तथा ट्रेगर भाषा यादृच्छिक ध्वनियों संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। श्रुतेवा भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। दिवोत्पत्ति
के प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ, जो द्विव्युत्पत्ति सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं प्राचीन धर्म ग्रंथ। संकेत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रूसो, एग्रीमेंट थ्योरी। रडन डिंग डोंग थ्योरी, प्लेटो, हेस तथा मैक्स मूलर। इंगित डॉक्टर राय। धातु हेज और मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि यो ही हो थ्योरी, मतलब नुआरे, श्रम ध्वनि नुआरे। संपर्क जी रेवेज, समन्वय हेनरी स्वीट। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिटिएटे द लैंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। 9वां, भाषा परंपरागत वस्तु है। 10वां, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है: आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है: मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तीसरा में अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। चौथे पे व्यक्ति बोली। 5वें पे विशिष्ट भाषा। 6वें पे कूट भाषा। 7वें पे कृत्रिम भाषा। 8वां राष्ट्रभाषा। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इनकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं: आकृतिमूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है: अयोगात्मक, योगात्मक। तो योगात्मक से जुड़ा हुआ है अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट से संबंधित है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। तो अश्लिष्ट से क्या क्या है? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट से है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी में है संयोगात्मक, वियोगात्मक। बहिर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक, दोनों का एक ही है। श्लिष्ट भाषा में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों का एक ही है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट में पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। भाषा जो दिया हुआ है उसमें है और विशिष्टताएं और उदाहरण। अयोगात्मक भाषा एकाक्षर निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि। दूसरा है योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा में इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। अश्लिष्ट जो है प्रत्यय प्रधान भाषा है। अश्लिष्ट क्या है? प्रत्यय प्रधान भाषा है। तुर्की में पहला है पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगाता है। काफिर और जुलू उदाहरण। मध्य योगात्मक की विशिष्टताएं ये हैं, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। संथाली इसका उदाहरण है। अंत योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है।
और उदाहरण है कन्नड़। पूर्वांत योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं। मफोर, उदाहरण है मफोर। श्लिष्ट भाषा, श्रेष्ठ भाषा में है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक। श्लिष्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी में इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मकता में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। संयोगात्मकता में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। अरबी भाषा उदाहरण है। वियोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। वियोगात्मकता में क्या है, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। अरबी ये हिब्रू उदाहरण है इसका, हिब्रू। बहिर्मुखी में देखते हैं, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। अब इसमें देखते हैं संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मकता में दिया है, संयोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। संस्कृत, उदाहरण में क्या है, संस्कृत। वियोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। प्रश्लिष्ट यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है। चेरोफी। असांख्यिकी प्रश्लिष्ट यह अंशतः समास प्रधान भाषा है। बास्क। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश है विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या कितनी मानी? 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। भौगोलिक क्षेत्र में है यूरेशिया, यूरोपेशिया, भारत यूरोपीय, द्राविड़ परिवार, काकेशी परिवार। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। द्राविड़ परिवार का मतलब होता है, नहीं, द्राविड़ परिवार ही। और तीसरा काकेशी परिवार, चौथा बुरुशस्की, पांचवा उराल अल्ताई परिवार, छठवां है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार और आठवां है अत्युत्तरी हाइपसबोरी परिवार, नौवां है बास्क परिवार, 10वां है सामी हामी परिवार। अफ्रीका भूखंड, सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होते तोत, बुशमैनी परिवार। मतलब अफ्रीका भूखंड में सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होते तोत, बुशमैनी परिवार। प्रशांत गिरी महासागरीय भूखंड, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। घ में अमेरिका भूखंड परिवार जो है, तो वो क्या है, अमेरिकी परिवार। भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम या सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। सतम वर्ग, केतुम वर्ग। भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं हैं, जिसमें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सतम वर्ग में है भारत ईरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी, इलीरियन। तो केतुम परिवार वर्ग में क्या है, जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है: ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है 7वीं सदी ईस्वी के अनुसार।
अवेस्ता का अर्थशास्त्र है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कह सकते हैं, कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को भी जिंद कहते हैं। जो अवेस्ता होता है उसको कुछ लोग भूल से जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषाएं, ईरानी भाषाएं में आता है पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी में है मीडियन प्राचीन फारसी, पूर्वी में है अवेस्ता मोगदियन पामीर। तो पश्चिम में मीडियन प्राचीन फारसी, पूर्वी में है अवेस्ता मोगदियन पामीर। अवेस्ता में क्या क्या है? वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी। पहलवी में है हुजवारेश, पाजत। फिर उसके बाद है आधुनिक फारसी। दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है और इसका प्राचीन नाम है पैशाची प्राकृत। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि है। भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भाषा जो है आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली में प्रथम प्राकृत, प्राकृत में द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत, इस तरह से कहलाता है। तो प्रथम प्राकृत जो पाली है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश में तृतीय प्राकृत में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृति में हुआ है। वैदिक संस्कृति को वैदिकी, वैदिक, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है: संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। स्तुति करना ऋक् का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजुः संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजुः संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गीय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित तंत्र, मंत्र, टोने टोटके का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों में परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक।
मांडुक्य, कौशितकी, श्वेतर उपनिषद ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शनैः शनैः बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रातिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रातिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। शौनक कृत ऋक् प्रातिशाख्य, कात्यायन कृत शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रातिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिशाख्य। 5वां में है सामवेद का पुष्पसूत्र। 6वां में अथर्ववेद का शौनककृत अथर्व प्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ में वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ जो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर संख्या 13। मूल स्वर अ, आ, ई, उ, री, री। संयुक्त स्वर है ए, ओ, ऐ, औ। वैदिक व्यंजन संख्या 39। स्थान है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। तो कंठ में है, इसमें अल्प प्राण महाप्राण देखिए। क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है, अंग अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण क्या क्या होते हैं? तालव्य में देखिए अल्प प्राण में क्या क्या है? च और ज, छ और छ महाप्राण, य अल्प प्राण। मतलब ख, क, ग अंग अल्प प्राण, च, ज, य अल्प प्राण, छ, झ महाप्राण, ट, ड, अड़ अल्प प्राण, ठ, ढ महाप्राण, त, द, न अल्प प्राण। महाप्राण में जो बोलने में ना एकदम लगे कि हाँ एकदम जोश आ जाए, थ, ध, इस तरह से। अब प, ब, म ये है अल्प प्राण। अब फ, भ, जैसे ओष्ठ से थोड़ा सा वायु ज़्यादा निकलती, और ह महाप्राण है, ह भी। और अनुस्वार अल्प प्राण है। विसर्ग जो है उसमें विसर्ग जिहामूलीय उपध्यामीन मानीय है। श, स, स ये उष्म और महाप्राण है। अंतस्थ में य, र, ल, व। वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। अल्प प्राण दिया है 13 और 5, अघोष 1 और 2। मतलब 13 5 नहीं दिया है। मतलब अल्प प्राण पहला, मतलब क, ग हो गया तीसरा, 5वां हो गया अंग, और जो है महाप्राण दूसरा और चौथा। अघोष जो है पहला और दूसरा, और सघोष जो है, अघोष जो है वैसे है, और सघोष जो है ग और अंग। तीसरा चौथा पांचवा सघोष में है, तीसरा चौथा पांचवा। अघोष में है पहला दूसरा, और घोष में है तीसरा चौथा पांचवा। जैसे अघोष में क ख, और घोष में ग घ अंग ये। और अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में 1 3 5, अघोष में 1 2, नहीं अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 4। अघोष में जो है 1 2 क ख, और सघोष में दिया है
ग घ अंग, इस तरह से। अब वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। वैदिक संस्कृति श्लिष्ट योगात्मक है। ये आपको समझ में आया ना, घोष और अघोष, क्योंकि ये पूछता ही रहता है। तो पहले फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। अल्प प्राण क्या क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो क ग अंग। महाप्राण है ख और घ, दूसरा और चौथा। और अघोष में क ख हो गया, और सघोष में या घोष में, अघोष में क ख, और सघोष में या घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ग घ अंग। अघोष में हो गया क ख और सघोष में हो गया ग घ अंग, इस तरह से। अब हम समझते हैं वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं 8 विभक्तियां कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृति में धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परस्मय 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी थीं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृति में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि एवं द्वंद्व जो हैं ये 4 ही समास मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल हैं, लट वर्तमान, लिट परोक्ष या संपन्न, लंग अनद्यतन या संपन्न, लुंग सामान्य भूत। 6 भाव हैं। 4 काल हमने बता दिया, 6 भाव हैं। लोट आज्ञा, विधिलिंग संभावनार्थ, आश्रयलिंग इच्छार्थ, लिडम हेतु समुद भाव या निर्देश, लेट अभिप्राय, लिंग निर्बंध। तो क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था, जो निम्न है। गण विकरण, गण विकरण। तो गण है भुआदिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि। विकरण में अ विकरण रहित, दित, य, नु, अ, न, उ, ना, अय, इस तरह से। और लौकिक संस्कृत में है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की लौकिक संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गईं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ल, लह, जुहामूली और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गईं। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली प्रथम प्राकृत है। पाली का अर्थ है